नमस्कार। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर साउंड कर रहे हैं। ये साउंड चैप्टर का 4th वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। इको कैसे होता है, कितना डिस्टेंस कितने डिस्टेंस हमें दूर होना चाहिए इको सुनने के लिए। फिर इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी रेंज देखी थी कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। फिर इसके बाद हमने ऑडिबल साउंड देखा था कि ऑडिबल साउंड क्या होता है। फिर हमने इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड देखा था। आज हम अल्ट्रासोनिक और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, जो कि हर साल एग्जाम में 3 मार्क्स का एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक साउंड का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि जो नॉर्मल अपन ह्यूमन बीइंग होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम नहीं सुन पाते, और जो 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रहती है साउंड वो भी हम नहीं सुन पाते। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड रहता है वो भी हम सुन नहीं पाते, उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब मैं बता रही हूँ कि अल्ट्रासोनिक साउंड की डिफाइन यहाँ पे, फिर इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है? वो एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। देखो होता क्या है, जो इंडस्ट्रीज है मेटल के ब्लॉक्स बनाती है, मतलब भारी मेटल ब्लॉक्स, 11th क्लास में वो उसका एप्लीकेशन होता है कि हम लोग उसका वेट निकालते हैं। वो छोटे छोटे ब्लॉक्स, मेटल के ब्लॉक्स रहते हैं। तो इंडस्ट्री में वो कैसे पता लगाते हैं कि उसमें अंदर कोई गड्ढा तो नहीं रह गया है या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं है, अंदर से वो क्रैक तो नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। वही लिखा हुआ, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। अब उसको तोड़ के देख लोगे तो पता ही चल जाएगा ना, उसको बिना डैमेज किए हमें पता लगाना है कि उसमें फॉल्ट है या नहीं। तो कैसे करते हैं, देखो ये मेटल ब्लॉक है अपना जिसमें कोई भी क्रैक नहीं है, मतलब कि एकदम सही है, फिट फाट है बिल्कुल। जैसे लोग होते हैं ना, हम कहते हैं हम जिम जाते हैं, हम रोज सुबह दौड़ने जाते हैं, एकदम फिट फाट है, तो वैसे ही ये मेटल ब्लॉक एकदम फिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो अपन ने पास की इससे। ठीक है, और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है तो इसमें ये डायरेक्ट पास हो जाएंगी, और इससे 4 वेव्स जा रही हैं। तो ये यहाँ पे डिटेक्टर लगाए रहते हैं, जैसे ये 4 वेव्स यहाँ से जा रही है और यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा भी डिटेक्टर लगा हुआ हो सकता है, और वो डिटेक्ट कर लेगा कि चारों वेव्स अंदर हमारी वापस आ गई हैं। जब ये चारों वेव्स वापस आ गई तो हम कह सकते हैं इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब ये सेकंड केस देखो जो मैंने बना रखा है, मेटल ब्लॉक विथ क्रैक। इसके अंदर ये छोटा सा क्रैक है। ठीक है, अब जब हम यही अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है इससे पास कराएंगे तो जहाँ पे ये क्रैक नहीं था वहां से तो ये नॉर्मली पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्रैक नहीं है, ये नॉर्मली पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ बीच में जहाँ पे क्रैक है तो यहाँ से ये ऐसे आएगी और इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली जाएगी। और यहाँ पे जो अपन डिटेक्टर लगा रखे हैं, यहाँ से ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो हम इसी तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाले मेटल ब्लॉक में क्रैक है और इस वाले में नहीं है, क्योंकि इस वाले में अल्ट्रासाउंड वेव्स जितनी हम भेज रहे थे उतनी वापस आ रही थी, लेकिन इस वाले में क्रैक था बीच में, तो ये पूरी साउंड अल्ट्रासाउंड वेव्स है पूरी वापस नहीं आई। तो इसी तरह से हम पता लगा लेंगे कि इसमें क्रैक है और इसमें नहीं है। सेकेंड है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनके काफ़ी सारे छोटे पार्ट्स रहते हैं और वहाँ पे साफ नहीं किया जा सकता, या फिर कोई चीज़ फंस गई है तो वहाँ से निकाली नहीं जा सकती, तो उस केस में भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। अल्ट्रासाउंड वेव जब वहाँ से अपन डालते हैं ऊपर से, तो जो डर्ट रहती है वो रिमूव हो जाती है, या फिर ऐसे कोई कंकड़ वगैरह चला गया जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह है तो इससे क्लीन करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर, किडनी एक्सेट्रा।
जैसे अपन कहते हैं सोनोग्राफी देखी होगी जो पेट की जाती है, या फिर एंजियोग्राफी जो अपन ने देखी होगी, उस पे क्या करते हैं अपनी बॉडी से यहाँ से वेन्स पे वो डाला जाता है, जो कि हार्ट कार्डियोग्राफी वगैरह में भी यूज़ होता है। हार्ट तक पतली सी पाइप वगैरह डाली जाती है, उस पर भी अल्ट्रासाउंड वेव्स ही अपन डालते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स उस तार के थ्रू अपन डाले और वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो अपन ने डाली तो वो इंटरनल ऑर्गन की फोटो ले लेता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स फोटो ले लेता है, जिस साउंड वेव्स ट्रैवल करते करते आई तार वगैरह से, और उसकी क्लियर इमेज कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बन पाती है बाहर। तो उसमें भी यूज़ होता है इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में, इन्वेस्टिगेट करने में कि सब सही है या नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी। अपन ने देखा होगा काफ़ी लोग कहते हैं कि जो पानी नहीं पीता है, पानी कम पीते हैं, तो उनके किडनी पे स्टोन हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पथरी हो गई है ना। तो स्टोन्स को जब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो अपने डाली जाती है किडनी पे डाली जाती है, वो स्टोन्स जो होता है वो फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है, और टूट जाता है फाइन पार्टिकल्स में टूट गया, फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसमें भी इसका एप्लीकेशन है और यूज होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद ना जज भी मांगेंगे एज अ प्रूफ। आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप एज अ प्रूफ उसको दिखाइए, वरना केस क्लोज हो रहा है बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आजकल लोग वो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम। इस पे देख लड़कियां कहेंगे देख इस लड़के ने मुझे ये मैसेज किया, वो अपने फ्रेंड्स को अलग भेज रही है। लड़के कहेंगे देख यार ये लड़की मुझे मैसेज कर रही है, मेरी इससे बात हो रही है, स्क्रीनशॉट लिया और सेंड किया। यार वैसे तो अभी 9th क्लास में हूँ, इंस्टाग्राम से दूर रहो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे मन लगा लो, जिसमें अभी सार है, बाकी सब तो अभी बेकार है। पढ़ाई पे मन लगाओ, अभी छोटे हो, इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह ये सब यूज़ मत करो। फिजिक्स से नाता जोड़ो और बाकी सबसे नाता तोड़ो। चलो वैसे ये सब बातें छोड़ते अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 5, अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस अनबॉर्न बेबी। जब जो अनबॉर्न बेबी होता है उसे जब अपन डेवलपमेंट उसके अपन को देखना रहता है, तो भी वो वही सेम प्रोसेस होती है कि अपने हाथ वगैरह से वो पाइप वगैरह तार वगैरह डाली जाती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते होंगे मेडिकल में, तो वो डाली जाती है। तो वो अनबॉर्न बेबी जो रहता है उससे भी उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखने में यूज़ होता है। जैसे कि कई लोग कह देते हैं कि वो बच्चा था उसके हाथ कटा था या ऐसा कुछ, तो वो भी इससे जब बच्चे मम्मी के टमी में रहते हैं तभी ये डेवलपमेंट इस प्रोसेस के थ्रू अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो देखा जाता है। और ये देखने जब ये चेक करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सोनोग्राफी इस प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार एपरेटस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। वो एक सोनार एक एपरेटस होता है जिसके बारे में जस्ट अभी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना सोनार ही है, तो उससे अपन जो सी है वो कितना गहरा है उसकी डेप्थ को भी अपन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। द अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार एपरेटस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मेरे मार्कर की एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी इंक खत्म हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर सकते। मार्कर की एनर्जी खत्म हो रही है, मेरी कंटिन्यूसली एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। आप फटाफट से लाइक ठोको। बिल्कुल नहीं, सोनार तभी स्टार्ट होगा जब आप लाइक कर दोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोनार। सोनार क्या होता है? वो एक एपरेटस होता है, सीधा सीधा हम समझ लें कि वो एक एपरेटस है जिससे कि हम डेप्थ जो पानी की समुद्र की गहराई रहती है उससे हम वो पता लगा पाते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो सोनार एपरेटस है वो सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए मेजर हो। जैसे कि अब पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे या वॉर्स होते थे तो लोग आसपास के जो लेक वगैरह रहते थे उस पर छुप जाते थे। कई सारी सबमरीन्स जो रहती थी वो अंडर वाटर पे रहती थी, तो सोनार वो अंडर वाटर सबमरीन कहाँ पे है, कितनी डेप्थ में है, ये भी पता इससे लगाया जा सकता है। जैसे कि टाइटेनियम शिप जब वो डूबा था तो अब हमें ये पता लगाया जा चुका है कि वो कितनी डेप्थ में है, बट वो 2 पार्ट में टूट गया था तो उसे अब नहीं निकाला गया, अभी भी वहीं वो अंडर वाटर में डला हुआ है। तो सोनार का सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO साउंड, N से नेविगेशन,
ए से एंड आर से रेंजिंग। तो यहाँ पे सोनार की मैंने डिफाइन भी लिखी हुई है, क्या है, सोनार इज एन एपरेटस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। सोनार एक एपरेटस है जिससे कि हम डेप्थ सी की कितनी ज़्यादा गहराई है, समुद्र की कितनी ज़्यादा गहराई है हम पता लगाते हैं, और टू लोकेट द एनिमी सबमरीन, जो कि एनिमी की सबमरीन अंदर है, पानी के अंदर है, तो उससे हम वो भी पता लगा सकते हैं कि सबमरीन अंदर है या नहीं है, या कितनी ज़्यादा गहराई पे है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये भी हम पता लगाते हैं। फिर लिखा है सोनार एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो सोनार एपरेटस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स रहती हैं वो ट्रांसमीटर से हम भेजते हैं अंडर वाटर, सी के अंदर, ठीक है। और जो रिसीवर रहता है, जैसे सी के अंदर हमने भेजी सोनार वेव्स, और फिर वो सी का जो सरफेस है, पानी का जो नीचे का सरफेस है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होंगी और वापस से आएंगी। और ट्रांसमीटर उन अल्ट्रासाउंड वेव्स जो रहती हैं उनको कलेक्ट करता है। तो ट्रांसमीटर से अपन अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं और रिसीवर से अल्ट्रासाउंड वेव कलेक्ट होती है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे कि हम एग्जैक्टली समझ पाए कि सोनार एपरेटस से हम डेप्थ जो है वो गहराई सी की कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा सा ये शिप है, ठीक है, और यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे बॉटम मतलब कि ये नीचे का जो ग्राउंड है, पानी के अंदर का जो ग्राउंड है वो है बॉटम। यहाँ पे पूरा इतने में पानी भरा हुआ है। अब हमें सोनार की मदद से कैलकुलेट करना है कि डेप्थ कितनी है इस सी की। तो देखो क्या करेंगे, ये सोनार एपरेटस, ये ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, और ये एमिटर होता है। ट्रांसमीटर से मैंने क्या बताया कि ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड पल्स या वेव्स जो है वो निकलती हैं। तो यहाँ से ऐसे वेव्स निकलेंगी और ये निकली, यहाँ से ऐसे आती गई और ये बॉटम से टच हो गई, और यहाँ जब बॉटम से होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो साउंड वेव्स रहती है वो वॉल से, हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे वापस ही ऊपर चली जाएगी और इसको एमिटर जो है वो कलेक्ट कर लेगा। देखो अब हमें वो टाइम टेकन वाला कॉन्सेप्ट पता है कि टाइम टेकन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे अपन डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ट्रांसमीटर से हम वेव्स भेज रहे हैं, ये ट्रांसमीटर से वेव गई, बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और एमिटर पे चली गई। हम ये टोटल टाइम देख लेंगे कि हमने सेट किया कि हम अभी जस्ट भेज रहे हैं, और जब वापस अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन देख लेंगे कि 4 सेकंड बाद लौट के आई है, 10 सेकंड बाद लौट के आई, वो जितना भी टाइम होगा। फिर अपन को टाइम पता चल गया, और स्पीड तो अपन को पता है कि स्पीड अल्ट्रासाउंड की जो अपन स्पीड, जो भी स्पीड रहेगी, जो वो तो हम सेट करके भेजेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड की को इतनी स्पीड से भेज रहे हैं, तो हमें स्पीड पता रहेगा और टाइम पता चल जाएगा, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस जब कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस, तो टाइम जो हमने लिया था वो दोनों का लिया था, यहाँ से भेजने का और वापस आने का, लेकिन हमें सिर्फ डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करना है, इतना डिस्टेंस एक बार का कि ट्रांसमीटर से बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगा। तो हम उस, जैसे कि स्पीड हमने पता है हमें कितनी, हमने अल्ट्रासाउंड की कितनी स्पीड से हमने भेजा था, डिस्टेंस, ठीक है, और अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हमने पुट किया, टाइम पूरा पुट कर रहे हैं और स्पीड, तो फिर यहाँ पे टाइम को अपन हाफ कर देंगे, क्योंकि ये टाइम पूरा अपन ये भेजने का भी और वापस जाने का भी पूरा ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन टाइम हाफ कर देंगे, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से सोनार एपरेटस यूज होता है पता लगाने में कि वो सी की डेप्थ क्या है। अब जैसे वो जो मैंने बताया था कि एनिमी का सबमरीन का है वो भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सबमरीन है एनिमी का, ठीक है, तो यहाँ पे ये सोनार, यही शिप यहाँ रहेगी और सोनार से ये रहेगा और ये ऐसे रेस भेजेगा और यहाँ पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे एग्जैक्टली सबमरीन ऐसी होगी, तो फिर यहाँ पे ये आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें पता, जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंडर वाटर में कुछ है, सबमरीन है या कुछ तो है, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे सबमरीन है तो जो सोनार है वो पूरे सरफेस पे घूमता रहता है ऐसे, और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अंडर वाटर में कुछ तो है, वहाँ पे सबमरीन हो सकती है, ऐसा कुछ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सोनार डिवाइस मेजर्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप. Half of this time gives the time taken
बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम ऑफ द सी। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अपने से एक बार रीड करोगे, अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बाकी पूरा बता दिया है, ये बुकिश लैंग्वेज है, यहाँ पे आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही सोनार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है, जो है सोनार डिवाइस अटैच्ड टू शिप सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी। ये तो हमें पता है। इट टेक 4 सेकेंड मुझे लगता है टू ट्रेवल्स फ्रॉम द शिप टू द बॉटम एंड बैक टू द शिप। मतलब कि कौन सा टाइम दे रहा है, जाने और आने का दोनों का टाइम गिवन है, टोटल 4 सेकेंड। फिर व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सी इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें फॉर्मूला पता है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता रही हूँ वीडियो को, लेकिन तुम लोग पॉज करके क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी गिवन है 1500 और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे अपन टाइम क्या रखेंगे, टाइम 4 सेकेंड टोटल गिवन है, जाने और आने का दोनों का टाइम 4 सेकेंड गिवन है। तो यहाँ पे अपन 4 रखेंगे या 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस किससे कैलकुलेट हो जाएगा, सिर्फ जाने से बस डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो कितना आ जाएगा, आगे सबका आंसर 3000 आ जाएगा। डिस्टेंस किस में आता है, मीटर में। यहाँ पे मेरे मार्कर की एनर्जी खत्म होने लगी, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है। हर वीडियो में बोलना पड़ता है, फटाफट से लाइक ठोको। आगे आंसर सबका समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन। हमारे दिमाग में अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हम अल्ट्रासोनिक साउंड को ही क्यों यूज करते हैं सोनार टेक्निक में, इंफ्रासोनिक वेव्स को क्यों नहीं यूज करते। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, इसलिए हम सोनार्स में उसे यूज करते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन सोनार बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, ultrasonic sound waves have a very high frequency due to which they can penetrate into sea water to a large extent। सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है। जब उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है तो वो ज़्यादा अंदर तक पानी में जा सकती है, और जैसे कोई बड़ा सा लेक है या बहुत ज़्यादा गहरा है तो उस पर भी नीचे डेप्थ तक वो जा सकती है, और उससे अपन उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ इंजन नॉइज और अदर साउंड। जैसे कि अब जो शिप में हम सोनार लगा रहे थे नीचे पे, उस शिप का इंजन भी साउंड करता है, और भी कई सारी आवाज़ें एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो अदर साउंड से कंफ्यूज नहीं होती। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो सोनार रहता है उस पर ईजिली डिटेक्ट हो जाती है वो साउंड जो उसका रहता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वो जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट्स होते हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को अपने पंख की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, और उन अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से वो जो रात में है वो उड़ पाते हैं। और अपने दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज नहीं होता कि वो रात में जब उड़ते हैं तो वो टकराते क्यों नहीं है। तो कोई लोग कहेंगे कि उसकी आंख ऐसी होती होगी, आंख कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड का एक कॉन्सेप्ट रहता है। देखो, जब चमगादड़ उड़ता है ऐसे 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 बहुत स्पीड से उड़ता है, तो उसके जो पंख रहते हैं, अब कई लोगों के दिमाग में गाना आ रहा होगा, मैम वो वाला डांस कर रही है, पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त गगन में। मैं पंछी नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो जब बैट्स रहते हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनके जो पंख रहते हैं उनसे अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड वो प्रोड्यूस किए। अब मान लो कहीं दूर एक खंभा है, पोल है, ठीक है, तो वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो बैट के पंख से प्रोड्यूस हो रहा है वो जाके खंभे से टकराएगा, या कोई भी पेड़ है उससे जाके टकराएगा, और वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इको, आवाज़ गूंजेगी, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड बैट जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो उनके पंख से वो प्रोड्यूस हुआ,
फिर वो खंबे से या पेड़ से जाके टकराया तो वो इको प्रोड्यूस किया। और वही इको जब बैट सुन लेता है तो उसके दिमाग में भगवान ने सबको एक ना एक शक्ति दी होती है। वैसे चमगादड़ों को भी भगवान ने शक्ति दे रखी है कि वो थोड़ा सा उनके दिमाग में कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेट करने नहीं बैठते, बट उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इतनी दूर से इको प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि इतने दूर डिस्टेंस पे कोई पेड़ है या फिर खंबा होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो बैट है जो अपना खाना ढूंढते हैं, प्रे जिसे हम कहते हैं प्रे, बैट का खाना इंसेक्ट कह सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को अपन प्रे कहते हैं। तो वो जो बैट्स है वो अपने रात में खाना कैसे ढूंढते हैं, तो वही सेम कि उनके पंख जब वो उड़ते रहते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके कहीं से आता है, जैसे कि यहाँ से बैट उड़ रहा है और वहाँ पे एक छोटा सा पंछी है, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स गई और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इको प्रोड्यूस हुआ, बैट ने फिर से इको सुना कि आवाज़ वापस से गूंज के आ रही है मेरे तक, तो वहाँ पे छोटा सा कोई चीज़ होगा या पेड़ है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड बाय द बैट टू फ्लाई एट नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको पहले इको सुनाई दे जाता है और उसको समझ में आ जाता है, उसकी भी बुद्धि होती है कि दूर कहीं कोई चीज़ है जिससे इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आराम से नाइट में उड़ पाता है बिना कोई ऑब्जेक्ट से भिड़े गिड़े, ठीक है। और फिर एंड टू सर्च द प्रे, फ्लाइंग इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं उनको प्रे कहते हैं। बैट फ्लाई इन डार्कनेस विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन। इकोलोकेशन वही है कि इको प्रोड्यूस हो रहा है तो वही इको जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे बैट दिमाग लगा लेते हैं कि इतनी लोकेशन पे कुछ चीज़ है, पेड़ है, इंसेक्ट है, तो इकोलोकेशन इसे कहते हैं। वो जो मैंने हिंदी में बताया उसी को इकोलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, बैट सर्च देयर प्रे बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन। समझ में आ गया ये चीज? चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड जो होता है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, तीसरा क्वालिटी। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, अ साउंड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक, पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, तीसरा क्वालिटी, उसको टिम्बर भी हम कहते हैं, ठीक है। अब पिच से यहाँ कोई वो क्रिकेट मैच वाली पिच नहीं समझना, ठीक है, कि क्रिकेट जिस पिच में मैच होता है और क्रिकेटर खड़ा रहता है और छक्के मारता है तो उसी को हम पिच कहते हैं। ये पिच वहाँ, वो वाली पिच यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे आईपीएल देखते हो तुम लोग? मैं तो यार सच में आईपीएल बहुत देखती हूँ, बाकी इंडिया के मैच भी नहीं देखेंगे बट आईपीएल जरूर देखेंगे। और यार फेवरेट टीम तो एक ही अपनी आरसीबी, फाइनल खेलती है हमेशा, जीते ना जीते हमें उससे कोई चिंता नहीं, हमारी टीम ने फाइनल सबसे ज़्यादा खेले हैं, ठीक है। अब कोई आरआर वाला होगा, कोई सनराइजर्स हैदराबाद वाला होगा तो बोलेगा मैम आरसीबी को सपोर्ट कर रही है। तुम्हारी कौन सी टीम है फेवरेट टीम, किस टीम को तुम सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं पढ़ाती हूँ नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम तो मैच की दुनिया में ले जाने लग गई, खोने लग गई, ऐसा नहीं। देखो लाउडनेस, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत तेज बोलूँ, धीरे बोलूँ तो वो क्या है, मैं अगर तेज बोल रही हूँ तो आप कहोगे कि मैम लाउड बोल रही हूँ, तो वो लाउडनेस हो गई, ठीक है। पिच क्या होती है, जैसे कोई 2x की स्पीड में बोलने लग जाए, जैसे मैं बोलूँ अ साउंड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक, पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, तीसरा टिम्बर, क्वालिटी, ऐसे मैं बोलने लग जाऊँ तो मैं कहूँगी कि मेरी पिच जो है वो हाई है। अब मैं आराम से बोल रही हूँ तो मेरी पिच क्या है, लो है, ठीक है। जल्दी जो कोई 2x की स्पीड में बोले तो वो पिच उसकी क्या कहेंगे, हाई है। जो कोई आराम से बोले तो क्या कहेंगे, उसकी पिच जो है वो लो है। और थर्ड आता है क्वालिटी, जैसे कि कोई हम कहते हैं कि हम लाउडनेस से मतलब इतने ही तेज हम बोल रहे हैं, ठीक है। दो कोई इंसान है वो सेम तेजी से बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम तेज आवाज उनकी वो सेम है और उनकी जो पिच है बोलने की स्पीड भी सेम है, ठीक है। मतलब दोनों 2x की स्पीड से बोल रहे हैं और दोनों की आवाज़ कितनी तेज है, एक बराबर तेज है। तो उसको हम वो कैसे पता लगाएंगे कि दो इंसान हैं, वो कौन सी अलग अलग आवाज़ें हैं, कौन सा इंसान की कौन सी आवाज़ है, तो उसको हम क्वालिटी से पता लगाते हैं, जिसको हम टिम्बर भी कहते हैं। तो हम साउंड के तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो कि है पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, तीसरा टिम्बर, वो सेपरेटली 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला है लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज अ मेजर ऑफ द
साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, ये इसकी डिफाइन हुई, ठीक है। अब अपन एग्जैक्टली समझते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे कि कोई साउंड लाउड है, कोई साउंड स्लो है जिसकी लाउडनेस कम है, उसे कह सकते हैं अपन फेंट साउंड है, या सॉफ्ट वॉइस है, सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। तो देखो ये एम्पलीट्यूड वर्ड आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं याद दिलाऊंगी एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था, जिसे समझना है वो जाके देख सकते हो, ये तो मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रही हूँ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखो ये जैसे कि अपनी वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा ऊपर, जैसे ये पूरा एक बराबर बनेगी ये सारे, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा ऊपर तक कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे लेंगे अपन तो ये छोटा है, यहाँ पे लेंगे तो ये छोटा है, ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, जो वेव होती है वो क्या होती है, वो पार्टिकल्स ही होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो क्या है डिफाइन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये लाइन जीरो डिस्टर्बेंस की लाइन होती है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो हम क्या कहें, कैसे कह सकते हैं कि कोई जो साउंड है उसका जो वो ज्यादा लाउड है और कोई साउंड है वो कम लाउड है। तो देखो जिसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा उसकी लाउडनेस भी कम रहेगी, और वो कह सकते हैं वो सॉफ्ट वॉइस है, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा उसे हम कह सकते हैं कि वो लाउड वॉइस है। ये सॉफ्ट वॉइस है, ये लाउड वॉइस है, ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका देखो ये वेव ट्रेवल कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है तो हम कह देंगे सॉफ्ट वॉइस है। और इसका एम्पलीट्यूड देखो, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है, लार्ज एम्पलीट्यूड है, तो ये कैसा होगा, लाउडनेस इसकी ज्यादा होगी, इसकी लाउडनेस कम होगी। ये सॉफ्ट वॉइस है और ये हार्ड वॉइस कह सकते हो या फिर लाउड वॉइस कह सकते हो, ठीक है। समझ में, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है कि लाउडनेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें एक रहेगा एम्पलीट्यूड, दूसरा लिख देगा फ्रीक्वेंसी, तीसरा लिख देगा वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी सही आंसर नहीं है, एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने वही चीजें लिखी हुई हैं, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट है, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स लाउडर विल बी द साउंड विल बी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा साउंड जो है वो लाउड रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल रिटन एज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। ये नहीं कहना कि दीदी को इंग्लिश नहीं आती, पहला लेटर स्मॉल लिखिए फिर बाद में कैपिटल लिखिए, ये इसका सिंबल है, इसे ऐसे लिखते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी, डेसिबल। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो मेजर करते हैं अपन डेसिबल, DECIBEL, जिसका सिंबल होता है स्मॉल डी और कैपिटल बी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच। वो ग्राउंड में जो जिसमें क्रिकेट मैच होता है वो पिच क्या होती है, ठीक है। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। जैसा कि मैंने ये बताया था कि दो लोग बोल रहे हैं जिनकी सेम लाउडनेस है, ठीक है, मतलब वो सेम तेजी से बोल रहे हैं, मतलब लाउडनेस सेम है, मतलब कि दो लोग जो बोल रहे हैं उनकी आवाज का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। जो दो लोग बोल रहे हैं जब उनकी लाउडनेस सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो वो दो आवाज के बीच अपन कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं, तो उसे हम पिच से पता करते हैं। और पिच पढ़ने से पहले मैं एक चीज याद दिलाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे पार्ट 1 में मैंने फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एक बार बता रही हूँ जो लोग भूल गए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे कि ये एक साउंड वेव है जो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है। अब एक कंप्लीट साउंड वेव अपन किसे कहते हैं, जब ये यहाँ से ऐसे चली और ये यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ तक आई तो ये एक कंप्लीट साउंड वेव हुई। दूसरी वेव यहीं से स्टार्ट होगी और जब ये यहाँ से स्टार्ट होगी पूरा ये यहाँ तक आएगी तो ये दूसरी वेव कंप्लीट हुई। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ साउंड वेव्स विच
कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी ऐसी साउंड की कंप्लीट साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि ये जल्दी जल्दी चलने लग जाए तो 1 सेकेंड में ज़्यादा नंबर होंगे साउंड वेव्स के, ठीक है। तो ये 1 हुई, ये 2 हुई, फिर ऐसे ही तीसरी आगे बढ़ती जाएगी। इसे 1 सेकेंड में कितनी ऐसी कंप्लीट साइकिल होंगी, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है उसकी पिच ज़्यादा रहती है, हम कह सकते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है उसकी पिच भी कम रहती है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि एक साउंड वेव है जो आराम से धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे चल रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो जैसे कि ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर रही है, एक ही कर पाई, दूसरी जो इसकी कंप्लीट भी नहीं हुई, और यहाँ पे कितनी कंप्लीट कर रही है, ये 1 कंप्लीट हुई, फिर यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई, ये दूसरी यहाँ तक आई, फिर तीसरी ऐसे ऐसे यहाँ तक आई। इसमें 3 कंप्लीट साइकिल, लेकिन इसमें एक ही साइकिल है, तो इसकी क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, मोर फ्रीक्वेंसी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कम है, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही है कि पिच किस पे डिपेंड करती है, पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, और जो हमारे इसके पहले हमने लाउडनेस पढ़ा था वो किस पे डिपेंड होता था, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द पिच ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड द हायर विल बी इट्स पिच। अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है क्वालिटी, जिसे हम टिम्बर भी कहते हैं। तो डिफाइन है, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which enables us to distinguish between the sound of same pitch and loudness produced by different musical instrument। देखो, क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम दो साउंड के बीच में डिफरेंस पता लगा पाते हैं। दो साउंड कैसे होते हैं, जिनकी पिच भी सेम है और जिनकी लाउडनेस भी सेम है। लाउडनेस सेम है मतलब कि उनका एम्पलीट्यूड सेम है, और पिच सेम है उसका मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा साउंड जिसकी एम्पलीट्यूड और ऐसे दो साउंड जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, उसे हम अपन क्वालिटी की मदद से पता लगा पाते हैं कि वो दो साउंड अलग अलग कैसे हैं। और जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है शेप पे, कि जो साउंड वेव्स जा रही है उसका शेप कैसा है। जैसे कि यहाँ पे एक साउंड वेव ये अपन मान लेते हैं कि फ्लूट से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसकी साउंड वेव्स ऐसी हैं, और ये मान लेते हैं कि ये तबला से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी साउंड वेव्स जो है उसका शेप ऐसा है। तो जो टिम्बर होता है या क्वालिटी अपन कह सकते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, शेप। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ साउंड वेव। उसका साउंड वेव्स का शेप कैसा है, क्वालिटी इस पे डिपेंड होती है। पहला हमने पढ़ा था लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड होती थी, एम्पलीट्यूड। दूसरा हमने पढ़ा पिच, पिच किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तीसरा क्या है, क्वालिटी, जिसे हम टिम्बर भी कहते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है, शेप ऑफ साउंड वेव्स। और यहाँ पे मेरे मार्कर की एनर्जी खत्म हो रही है, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया। मैं सीरियसली बता रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन ईयर है। जब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जा रही। लाइक करो फटाफट, मुझे यकीन है कि वीडियो लाइक हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। पहले तो इसका डायग्राम अच्छे से देख लो सब लोग। डायग्राम देख के डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। मैं हर टॉपिक को, हर एक पार्ट को अच्छे से बताऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसकी डिफाइन भी लिखा दूंगी आपको। पहले लेकिन जो मैं वर्किंग इसकी समझा रही हूँ, पहले इसको समझो कि किस पार्ट को अपन क्या कहते हैं। देखो, और ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, ध्यान रखना, ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, वरना मैं नहीं बताने वाली। पहले हंसी बंद करो सब लोग, ठीक है। देखो, अब ये आउटर ईयर है, ये जो ये कान मेरा दिख रहा है, आप भी अपना देख सकते हो शीशे में जाके, ये कान है, ठीक है। अब ये कान का जो ये पार्ट, ये ऊपर का ये इतना जो पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट, ये जो होता है, ये बंदर जैसे कान ला रही हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे अपन पिन्ना कहते हैं, ठीक है। पिन्ना नहीं, वो रोते रोते बच्चे जिसे अपन कह देते हैं पिन्ना है, तो पिन्ना है, वो नहीं, पिन्ना कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पास से अपने साउंड जो है यहाँ से अंदर जाता है, ये यहाँ पास से साउंड अंदर जाता है। ये जो ये पार्ट है ना, इतना बड़ा कान जो होता है, फिर उसके अंदर एक होल होता है,
वो पार्ट वो क्या करता है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। फिर साउंड वेव जो होती है यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है। और ये जो इतना पार्ट रहता है, थोड़ा जो अपन ईयरबड कभी अपन अपने कान पे जब डालते हैं तो जो पार्ट होता है जहाँ पे ईयरबड जो रहता है वो चला जाता है, उसको अपन ईयर कैनाल कहते हैं। ये ईयर कैनाल है, जैसे अपन हाथ भी डालते तो ऐसा हल्का चला जाता है ना, तो उसको ईयर कैनाल कहते हैं। फिर इसके बाद ईयर ड्रम आता है, ये यहाँ पास ये जो पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट, ये ईयर ड्रम है। यहाँ से साउंड आता है, फिर साउंड आता जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम पे साउंड हल्का सा वाइब्रेट होता है। फिर ये 3 हड्डियां होती है जो कान की, और कान की हड्डियां सब अपन को पता है कि सबसे छोटी होती है, वो अपनी इस फिंगर पे जो ये 3 पार्ट रहते हैं, यहाँ पे ये एक वाले पार्ट में इतनी छोटी सी होती है, ये समझ सकते हो, इतनी छोटी सी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की होती होंगी, तीनों बोन्स मिला के 1 सेंटीमीटर की होती होगी, इतनी छोटी होती है। तो फिर यहाँ पास आए, ये ईयर ड्रम है, फिर ये हैमर है, एविल है और स्ट्रिप अप है। यहाँ पे हैमर ये वाली बोन है, ये जो दिख रही है ये बोन को हैमर कहते हैं। फिर ये जो बोन है इसको एंविल कहते हैं, फिर इसको स्ट्रिप अप कहते हैं। ये ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसे ये जो बनी है इसको स्ट्रिप अप कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और जो हैमर बोन होती है वो ईयर ड्रम से कनेक्ट होती है। क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कनेक्टेड टू ईयर ड्रम, तो अपन लिखेंगे हैमर, ठीक है। जो हैमर होती है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है। फिर एंविल जो होती है वो हैमर से कनेक्ट होती है और स्ट्रिप अप से कनेक्ट होती है। फिर इसके बाद आती है ओवल विंडो, ये ऐसी ये ओवल विंडो है अपनी, ठीक है। तो जो स्ट्रिप अप बोन रहती है वो ओवल विंडो से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और फिर जो ओवल विंडो है ये ऐसे कोचिला से कनेक्ट रहती है, ठीक है। ये कोचिला, ये पूरा अपना ओवल विंडो किससे कनेक्ट रहती है, कोचिला से। और फिर ये अपन एक चीज देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब है ये कहाँ जा रहा है, ये जो ट्यूब है ये कहाँ जा रहा है, ये ट्यूब एक है जो कि गले पे अपने चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे साउंड आया, अब साउंड का कुछ प्रेशर रहा होगा, इतनी तेज से साउंड आ रहा है प्रेशर, ठीक है। और वही साउंड फिर ट्रेवल करते करते यहाँ आया, तो कभी कभार होता है कि साउंड का प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए साउंड जो ज़्यादा साउंड हो जाता है, जैसे ज़्यादा साउंड का प्रेशर हो जाता है तो प्रेशर यहाँ से गले में चला जाता है अपने, ठीक है। तो साउंड का प्रेशर ताकि मेंटेन रह सके इसीलिए ये ट्यूब होता है, जिससे कि यहाँ पे साउंड जो ज़्यादा प्रेशर का रहता है वो यहाँ चला जाता है। फिर ये जो कोचिला है वो ऐसे सर्कल पे रहता है और इस पे नर्वस सेल होते हैं। क्या होते हैं, नर्वस सेल होते हैं जो कि साउंड सेंसिटिव होते हैं। जो नर्वस सेल रहते हैं वो साउंड को सेंसिटिव होते हैं। बर्तनों की आवाज़ को अवॉइड करना, ठीक है। नीचे मम्मी काम कर रही है तो बर्तनों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे कोचिला होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहते हैं, नर्व्स सेल रहते हैं जो कि साउंड को सेंसिटिव रहते हैं। फिर यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स रहती हैं जो कि अपने ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं और अपना ब्रेन इन सिग्नल्स को इस तरह इंटरप्रेट करता है और अपन को साउंड सुनाई देता है। ये मैंने अभी एक बेसिक सा आइडिया बताया, पहले इसको एक बार खुद से देखो, अच्छे से हर पार्ट्स को समझो, फिर हर पार्ट्स की मैं वर्किंग बता रही हूँ, सबकी डिफाइन समझा रही हूँ। तो देखो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो पिना होता है और ये साउंड को कलेक्ट करता है। तो साउंड को कलेक्ट किया सबसे पहले, और हमें पता है कि जो साउंड वेव होती है वो किससे बनी होती है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन से, ठीक है। तो जब ये साउंड वेव्स आ रही है वो ऐसे कंप्रेशन रेरफेक्शन बनाते हुए आ रही है और अपने ईयर पे एंटर की। ईयर पे एंटर किससे करेंगी, ईयर कैनाल से यहाँ पे एंटर की। अब ईयर ड्रम पे जब वो स्ट्राइक करती है, साउंड वेव्स हैं किसकी, कंप्रेशन और रेरफेक्शन। जब कंप्रेशन जो है वो ईयर ड्रम पे आएगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड ईयर। जैसे जो कान के बाहर प्रेशर है और अंदर प्रेशर है, तो जब यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, जब पास साउंड वेव रहेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और जब रेरफेक्शन आएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउटर ईयर। क्या होता है, कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और रेरफेक्शन में प्रेशर कम हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया, ठीक है। जब ये कंप्रेशन रेरफेक्शन कंटिन्यूसली आता है, जो ईयर ड्रम होता है वो अपना वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ
और जब ईयर ड्रम कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ ऐसे से वाइब्रेट अपनी जगह पे ऐसे से वाइब्रेट होने लगता है तो वाइब्रेशंस जो होते हैं तो हैमर, एनविल और स्ट्रिप अप से ट्रांसफर होते हैं। ये वाइब्रेशंस पहले हैमर पे जाएंगे, फिर एनविल पे जाएंगे और फिर स्ट्रिप अप पे जाएंगे। और ये तीनों बोन्स का पता है क्या काम होता है कि जैसे जो साउंड अपना आ रहा है बाहर से तो अपन कभी कभार धीरे साउंड सुनते हैं, कभी कभार तेज साउंड सुनते हैं, तो ये जो तीनों बोन्स रहती है वो 20 टाइम्स जो स्ट्रेंथ रहती है साउंड की उसको बढ़ा देती है, मतलब उसकी लाउडनेस को बढ़ा देती है। कितने टाइम? 20 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। जब यहाँ से साउंड आ रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर लाउडनेस है वो कम रहती है, लेकिन जब वो इन बोन्स से पास होता है तो उनकी 20 टाइम्स जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो यहाँ पे नर्व्स सेल रहते हैं, मैंने बताया ना नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो जो साउंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है नर्व सेल उन्हीं साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ताकि अपन को अच्छे से सुनाई दे सके, जो अपने नर्व सेल है वो साउंड बाहर से आने वाले साउंड को रिस्पॉन्ड कर सके, इसीलिए ये 3 बोन्स पे जो साउंड की स्ट्रेंथ रहती है वो बढ़ाई जाती है। तो यहाँ से फिर अपना साउंड पूरा यहाँ आ गया, और जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रेशर ओवर विंडो से बाहर चला जाता है। और फिर यहाँ पे जब ये आता है तो ऑडिटरी नर्व्स रहती हैं और ये यहाँ पे नर्व सेल रहते हैं। नर्व सेल्स अपने साउंड को जब रिस्पॉन्ड करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है और फिर ये ब्रेन को सेंड करते हैं और ब्रेन अपना इनको ऐसे इंटरप्रेट करता है ताकि अपन साउंड सुन पाते हैं, क्यों कोई क्या बोल रहा है ये हमें समझ में आता है। देखो यहाँ पे ये पेजेस शो हो होंगे, इसी से मैं आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग रीड करके बता देती हूँ क्योंकि मैंने पूरा वैसे समझा दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, आउटर ईयर जो हमें दिख रहा है और फिर जो कैनाल होती थी उसे हम कहते हैं मिडिल ईयर, और फिर जो तीन बोन्स होती हैं वो भी मिडिल ईयर पे आ जाती है। फिर अंदर का जो पार्ट आता है कोयला जिसे अपन कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स जिससे जाती हैं उसको अपन इनर ईयर कहते हैं, ठीक है। तो फिर डिफाइन की हुई है, द पार्ट ऑफ ईयर विच वी कैन सी आउटसाइड द हेड इज कॉल्ड आउटर ईयर। The outer ear consists of a broad part called pinna and about 2 to 3 centimeter long passage called ear canal। वही मैंने बताया कि ये जो बाहर का पार्ट होता है इसे पिन्ना कहते हैं। फिर जो 2 to 3 सेंटीमीटर जहाँ पे अपन ईयरबड डालते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ईयर कैनाल कहते हैं, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल इज अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। फिर वो थिक ईयर ड्रम जो होता है वो थिक होता है, इलास्टिक होता है और सर्कुलर गोल गोल सा मेम्ब्रेन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। द आउटर ईयर कंटेन ईयर, जो अपना बाहर का ये जो कान का पार्ट है उसमें एयर आती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कंटेन 3 स्मॉल एंड डिलाइट बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप अप। दीज ईयर बोन्स आर लिंक टू वन अनदर। वही मैंने बताया था कि जो तीनों बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। वन एंड ऑफ द बोन कॉल्ड हैमर इज टच्ड विथ ईयर ड्रम। जो एक पार्ट होता है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है और नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो एनविल से कनेक्टेड होता है, और फिर जो स्ट्रिप अप होती है वो एक एनविल से कनेक्ट होती है और उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ओवल विंडो से कनेक्ट होता है, ठीक है। और फिर जो मिडिल ईयर होता है वो भी एयर कंटेन करता है। द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड स्टेंशियन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट। ये जो ट्यूब होता है वो अपने गले पे चला जाता है, ठीक है। फिर यही यहाँ पे पूरा बता रहा है, इसे आप रीड भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इसकी वर्किंग दी हुई है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेशन रेरफेक्शन होता है। कंप्रेशन पे प्रेशर ज़्यादा रहता है और रेरफेक्शन जब होता है उस पर जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है। फिर वो तीनों बोन्स जो होती हैं वो 20 टाइम्स स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती हैं ताकि जो अपने नर्व सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साउंड को के लिए एक्टिव रह पाते हैं अच्छे से, तो इसीलिए स्ट्रेंथ बढ़ती है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मेरे इन वीडियोस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। हम लोगों ने 4 वीडियो लेक्चर में ये साउंड चैप्टर को कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे पूरे ओवरऑल चैप्टर का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूंगी, क्योंकि काफ़ी बार फार्मूला अपन को रिमाइंड नहीं रह पाते, तो मैं आपको फार्मूला एक बार बता दूंगी। और NCERT के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करा दूंगी। जैसे हमें न्यूमेरिकल पार्ट में प्रॉब्लम जाती है तो वो मैं सॉल्व करा दूंगी।
और यार अभी अपने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम से डर लग रहा है कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आराम से करो, मेहनत करके पढ़ो, जितना भी टाइम बचा है उस पे ध्यान दो कि ये टाइम अब मुझे वेस्ट नहीं करना है। बाकी टाइम जो भी वेस्ट किया है, जो भी किया है साल भर, इससे डरो मत। अब जो टाइम बचा है उस पे ध्यान दो कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, मैं कितना अपना सिलेबस हर सब्जेक्ट का कवर कर सकता हूँ। ये नहीं कह रही कि सिर्फ फिजिक्स का ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, तो हर चीज़ों के लिए टाइम डिवाइड कर। चल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर साउंड मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा हो, मस्ती के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, हंसी मजाक के साथ, तो आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ पढ़ने में, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्र का सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।